नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सत्यभाष में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है कि कोविड-19 या कोरोना के बाद चाइना में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, तो उन परिस्थितियों में क्या जो ग्लोबल कंपनी जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में है, वो उस बेस को हटा के दूसरे देशों में ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी। इस पर हमने परसों भी एक वीडियो बनाया था और उसको अपलोड किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जब वापस इस वीडियो पे आएंगे तो आपको जो विषय है उसकी ज़्यादा अच्छी समझ हो पाएगी। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे और इसको हम देखते हैं कि क्या वास्तव में परिस्थितियां हैं। अगर आप भारत के समाचार पत्रों को पढ़ें, पिछले जो एक महीने के समाचार पत्र हैं, या उन वेबसाइट्स पे जाएं, इस मुद्दे पर उन पे जो स्टोरीज आई हैं उनको अगर आप देखें, उनको पढ़ें, तो आपको लगेगा कि न जाने कितनी कंपनियां चाइना से बेस उठाकर भारत में आने वाली हैं। एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, यूफोरिया टाइप का बना दिया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? उसी पर इस वीडियो, जब तक आप वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको कुछ हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तव में है ऐसा कि नहीं है। तो इस मुद्दे को अगर हम सभी दृष्टिकोणों के नज़रिए से देखें तो तीन दृष्टिकोण इसमें बन के आ रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं। पहला दृष्टिकोण है जो कि वहाँ से कंपनियां भागना चाहती हैं और दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहती हैं। ये जो व्यू पॉइंट है, इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज़, वो हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जो उनके मित्र देश हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा इसका जो काउंटर व्यू पॉइंट है वो चाइना की तरफ से आ रहा है कि चाइना में सब कुछ ठीक है और कोई भी कंपनी वहाँ से दूसरे देश में नहीं जाना चाहती है। वो एक दूसरा व्यू पॉइंट है। और एक बीच का व्यू पॉइंट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियां कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगी। मतलब पूरी 100% मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट नहीं करेंगी, वो कुछ चाइना में रखेंगी और कुछ दूसरे देशों में शिफ्ट करेंगी, जिससे उनकी निर्भरता जो है वो बढ़ जाए। कभी चाइना में दिक्कत आए तो कम से कम दूसरे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से वो जो आउटपुट है वहाँ से वो पूरा कर सकें। तो चलिए, पहला जो दृष्टिकोण है, जो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की तरफ से आ रहा है, उस पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा विस्तार में। ये जो दृष्टिकोण है कि वहाँ से कंपनियां निकलना चाहती हैं, दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, इसको हमको एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ये कोरोना या कोविड-19 की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है। ये एक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, जिसे कहते हैं डी ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है। ग्लोबलाइजेशन में होता था कि एक देश की कंपनी और दूसरे देशों में चली जाती थी। डी ग्लोबलाइजेशन है कि वो कंपनी अपने देश में ही रहना चाहती है और वहाँ पे आत्मनिर्भर, जो देश है वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो डी ग्लोबलाइजेशन को उसको नज़रिए से देखेंगे तो समझ में आएगा। अमेरिका में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उनकी एक पॉलिसी रही है, कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और ना ले जाके वो अमेरिका में ही करें। अगर वो पहले से मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों में कर रही है, पर्टिकुलरली चाइना में, तो वो वहाँ से वापस ले आएँ। तो अमेरिकन गवर्नमेंट काफ़ी उसको प्रमोट भी कर रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। इसको अगर हम जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है कियरनी, अगर उसके जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें अगर जाके देखें तो वो डेटा जो है वो बता रहा है कि पिछले 5 साल में काफ़ी परिवर्तन आया है। कंपनियां अब अमेरिका में ज़्यादा जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं। और जो इम्पोर्ट होता है अमेरिका में, वो इम्पोर्ट चाइना से धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है। पूरे साउथ एशिया से ही कम हो रहा है, लेकिन चाइना उसमें ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस नज़रिए से जब आप देखेंगे तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोविड-19 या कोरोना के बाद की परिस्थिति है। ये पिछले 5-6 साल से लगातार चला आ रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आए। तो एक ये है। इसमें दूसरा जो प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, वो है जापान। तो जापान जो सरकार है, खास करके जो अभी का कहना है कि खास करके कोविड-19 के बाद थोड़े से अग्रेसिव हो गए, पहले से भी थे। अब उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जो जापानीज़ कंपनियां हैं वो या तो जापान में आ जाएं या मित्र देशों में चली जाएं, और जापान गवर्नमेंट उसको फंड करने तक के लिए तैयार है। वो जो कॉस्टिंग आएगी शिफ्टिंग की, उसको फंड करने के लिए भी तैयार है।
साउथ कोरिया के साथ भी चाइना के कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो साउथ कोरिया भी चाहता है ये कंपनियां या तो साउथ कोरिया में आ जाएं या मित्र देश जो उसके हैं वियतनाम है या भारत है, इन देशों में जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा लें। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ हद तक इसी नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ये एक व्यू पॉइंट ये हो गया जो कंपनियों को वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ से हटा के दूसरे देशों में ले जाने के, या तो अपने देश में ही या फिर मित्र देशों में ले जाने के लिए तत्पर हैं ये। इसका काउंटर व्यू पॉइंट जो आ रहा है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। चाइना ने भी वहाँ पे जो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है बीजिंग और शंघाई में, उसने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के साथ मिलकर एक मार्च के शुरुआत में एक सर्वे कराया था। उसमें कुछ अमेरिकन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और उससे जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो ट्रेड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है उसमें काफ़ी सारी कंपनियां कह रही हैं कि इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से शिफ्ट वापस अमेरिका या किसी दूसरे देशों में नहीं होगी। करीब 44% कंपनियों ने ऐसा कहा है। लेकिन अगर इसी सर्वे को थोड़ा सा और गहराई में जाके देखा जाए और इसको कंपेयर किया जाए अक्टूबर 2019 में जो सर्वे जो हुआ था, उस सर्वे में 66% कंपनियों ने ये कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका या दूसरे देशों की तरफ नहीं जाएगी इस ट्रेड वॉर की वजह से। इसका मतलब 66% से 44% आ गया है। इसका मतलब कंपनियों में घबराहट बढ़ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है चाइना के खिलाफ, उससे उनमें घबराहट आ रही है और वो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भी करना चाहिए। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। एक अमेरिका की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसी टॉय मैन्युफैक्चरर या गेम मैन्युफैक्चर कंपनी है हैसब्रो ने जुलाई 2019 में ये कहा था कि वो मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से धीरे धीरे करके शिफ्ट करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी चाइना से ख़त्म करेंगे। और उस टाइम पर उनकी 100% मैन्युफैक्चरिंग वहाँ थी, उसको धीरे धीरे कम करके जो लेटेस्ट उनके जो रिपोर्ट आई है उसमें 55% अब मैन्युफैक्चरिंग चाइना में रह गई, यानी 45% उन्होंने शिफ्ट कर दी है। हैसब्रो जैसी और भी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही हैं। तो ये अमेरिका, जापान, इसके बाद दक्षिण कोरिया के जो भारत में राजदूत हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि 700-800 कंपनियां ऑलरेडी पिछले 1-2 साल में शिफ्ट हो चुकी हैं चाइना से और भारत में आना चाहती थी, लेकिन भारत में कुछ इश्यूज हैं ज़मीन को लेके या रेगुलेशंस को लेके, इसकी वजह से भारत में ना आके वो या तो दक्षिण कोरिया चली गई है या वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं वहाँ पे जा चुकी हैं। तो ये है वहाँ का। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है भारत के नज़रिए से, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नज़रिए से। तो ऑस्ट्रेलिया भी अब धीरे धीरे करके कुछ कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वहाँ से चाइना से शिफ्ट करके दूसरे देशों में ले जाएं। तो ये है चाइना का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो हम जिस पे बात कर रहे थे दूसरे व्यू पॉइंट पे, वो चाइना का कहना है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। एक जो ये सर्वे हुआ था जो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किया था, उसमें एक बड़ी रोज़ी पिक्चर बताई गई कि उन कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं है और वहीं पर वो रहेंगी। उसमें कहा जा रहा है, एक पाकिस्तानी कमेंटेटर ने CCTN जो चाइना का जो ऑफिशियल एक तरह से न्यूज़ चैनल है, उसमें एक उनके पोर्टल पे एक एडिटोरियल लिखा था कि आप कंपनियां काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी हैं कि चाइना में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और उनको जो नुकसान हुआ है पिछले 2-3 महीने में जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हुआ था, उसकी भी भरपाई चाइना की गवर्नमेंट कर रही है। और कंपनियों का जो उस जो विशेषज्ञ ने जब बात की थी तो उसको लगा कि वो जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है चाइना में रहने के लिए। तो ये दूसरा चाइनीज़ व्यू पॉइंट है। एक जो बीच वाला जो एक बैलेंस व्यू पॉइंट है वो उसका जो निकल के आ रहा है वो ये है कि कंपनियां China Plus 1 की स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं। ये China Plus 1 स्ट्रेटजी क्या है? ये इस स्ट्रेटजी के तहत ये जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी रखेंगी, साथ में उसका कुछ हिस्सा दूसरे देशों में शिफ्ट कर देगी, यानी डिपेंडेंसी चाइना से धीरे धीरे कम करेगी। एकदम से वो शिफ्ट नहीं कर सकती हैं क्योंकि एक पूरा वैल्यू चेन बना होता है जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक आंकड़े अगर आपको मैं बता दूं तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका कम से कम 20% जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितनी बड़ी कॉस्ट उसमें सेविंग होती है। तो कंपनी अगर एक साथ वो शिफ्ट करेगी तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी, एकदम उसके जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे उसको, तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो वो धीरे धीरे करके अगर करेंगी तो शायद वो प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी सारी कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। तो ये एक बैलेंस व्यू पॉइंट है। अब हम वापस आते हैं, जो पहला वाला व्यू पॉइंट है जो अमेरिका जापान वगैरह की तरफ से आ रहा है, इसमें कौन से देश जो हैं वो बेनिफिट हो सकते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाले कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का नाम भी शामिल है। उसमें वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, दक्षिण कोरिया में भी कुछ कंपनियां जाएंगी, जापान में भी वापस कुछ कंपनियां जाएंगी, अमेरिका में भी जाएंगी। अब हम भारत के नज़रिए से बात करें तो भारत में काफ़ी चाहे वो केंद्र सरकार हो मोदी की या फिर राज्य सरकारें हों, वो काफ़ी अग्रेसिव हो गई है इन कंपनियों को लुभाने के लिए, उन कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए। 3 स्टेट भाजपा शासित 3 स्टेट हैं जिन्होंने लेबर लॉज को करीब 1200 दिन के लिए रिलैक्स कर दिया है। मतलब नई यूनिट जो भी लगेंगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन पर ये लेबर लॉ लागू नहीं होंगे। आपको पता है कि लेबर लॉज जो है इंडिया में वो कंकरेंट लिस्ट पे हैं, यानी वहाँ पे स्टेट का भी कानून लागू होता है और केंद्र का भी कानून लागू होता है। कानून होते हैं लेबर लॉज के तहत आते हैं, उसमें से 3 को छोड़ के बाकी के सारे कानूनों को मतलब एक तरह निष्प्रभावी कर दिया है जो भी नई यूनिट लगेंगी। तो उसमें 3 जो कानून जो लागू रह जाएंगे वो है वेज एक्ट जिसमें मिनिमम वेज का आता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट मतलब जिसमें अगर कोई गैस वैस लीक हो जाती है तो कंपनी को ही कंपनसेशन देना पड़ता है, और तीसरा है कंपनसेशन एक्ट जिसमें ब्लू कॉलर जो जॉब होती है, जो हाई एंड जॉब होती है, उसमें क्या कंपनसेशन दिया जाएगा और उसमें कवर होता है। ये 3 लॉज को छोड़ के बाकी के सारे लेबर लॉज उन पर लागू नहीं होंगे। इसको उत्तर प्रदेश ने भी किया है, गुजरात ने भी किया है और मध्य प्रदेश ने भी किया है, और इस पर काफ़ी सारी बहस हमारे देश में भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरा इशू, ये तो एक बड़ी डिमांड थी जो एमएनसीज की मान ली गई है, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मान लिया है। एक दूसरा जो बड़ा इशू होता है जो कंपनियां बाहर से आना चाहती हैं भारत में, वो होता है लैंड को लेके, कि वो जहाँ पे अपनी यूनिट लगाएंगी वो लैंड क्या कितनी जल्दी मिल पाएगा। भारत में आपको पता है लैंड एक बहुत बड़ा इशू है और किसानों के बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं जब भी कोई लैंड एक्विजिशन का चीज़ आता है, और जो अपोजिशन में जो पार्टियां होती हैं वो उसको हमेशा बुलाने की कोशिश करती हैं। तो लैंड एक्विजिशन को लेकर भी भारत सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। उस स्ट्रेटजी में ये है कि कुछ जो भारत सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आने वाले जो उपक्रम हैं, पीएसयू जिनको बोला जाता है, उनके पास जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसकी पुलिंग की जा रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने लग्जमबर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा ज़मीन को आइडेंटिफाई कर दिया। लग्जमबर्ग का जो क्षेत्रफल है वो करीब 2,43,000 हेक्टेयर का है, और भारत सरकार ने जो ज़मीन आइडेंटिफाई की है वो 4,63,000 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें एक एग्जांपल आया था कि भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो पीएसयू है, उसकी 50% से ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो वहाँ जो नई यूनिट्स आएंगी तो हो सकता है उस ज़मीन को उसमें यूटिलाइज़ किया जाए। इसी तरीके से और भी काफ़ी स्टेट पीएसयूज़ हैं, सेंट्रल पीएसयूज़ हैं, उनकी ज़मीन को आइडेंटिफाई करके रखा जा रहा है, जिससे ये धरने प्रदर्शन जो होते हैं वो उससे बच के इन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आएँ और तुरंत उनको ज़मीन दे के काम शुरू करवाया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इसमें एक चीज़ और जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कंट्री स्पेसिफिक्स जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्री स्पेसिफिक जा रही है। ये बहुत जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन वाली चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। जैसे अमेरिका जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो ज़्यादातर साउथ कोरिया की कंपनी से बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ज़्यादातर अमेरिकन कंपनी से बात कर रही है। गुजरात की जो सरकार है वो ज़्यादातर जापानीज़ जो जापान की कंपनियां हैं उनसे बात कर रही थी। ये जो एक फोकस अप्रोच है, मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट आगे चल के मिल सकता है। लेकिन जैसा कि तीनों व्यू पॉइंट पे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पिक्चर बहुत मिक्स है, ऐसा नहीं है कि तुरंत होने वाला है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी अच्छी तैयारी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने मिलकर की है, लेकिन कितना उस पर अमली जामा पहनेगा, कितनी जल्दी उनको
अनुमति मिलेगी, कितनी जल्दी उनके एप्लीकेशन स्वीकृत होंगे इन एमएनसीज कंपनीज़ के, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि 7 दिन में ऑनलाइन अप्रूवल मिलेगा और 15 दिन में वो यूनिट शुरू कर सकते हैं। अगर ये वास्तव में हो गया तो ये भारत के जो युवा हैं, भारत की जो जनता है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के बाद हो सकता है कि काफ़ी सारी जॉब यहाँ पे क्रिएट हो। तो अब आप समझ सकते हैं क्या है, ज़्यादा उत्साह होने वाली बात भी नहीं है और निराश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, और उम्मीद करनी चाहिए ये काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी सारी जॉब आएंगी। तो ये था इस मुद्दे पर मेरा एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ क्रिटिकल इनपुट देने हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर उसको लिखें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे आने वाली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।